हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया, जो अपडेट जयपुर से। बोलेंगे सॉइल फॉर्मेशन। किसे कहेंगे सॉइल फॉर्मेशन? रिगोलिस से सॉइल बनना, रिगोलिस से ये देखो सॉइल फॉर्मेशन जो है ना बेटा, सॉइल बॉडी का बनना है, इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी। जो अर्थ क्रस्ट में वेदरिंग जोन, कटिबंध कहते हैं जोन को, क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, जोन या क्षेत्र। कटिबंध कहते हैं जोन या क्षेत्र। तो इंग्लिश में देखो ऐसे बोलेंगे, सॉइल फॉर्मेशन इज द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी। राइट? किसके द्वारा बनता है? जियोकेमिकल साइकिल प्रोसेस है, भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों से वेदरिंग जोन में मिट्टी का बनना। क्या बोला मैंने? जियोकेमिकल प्रोसेस से अर्थ क्रस्ट में इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी, इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी। ये पेडोजेनेसिस चल रहा है। सॉइल फॉर्मेशन क्या है? पेडोजेनेसिस। ये डेफिनेशन बताना दोबारा, हिंदी बोले तो मृदा पिंड का बनना। लेकिन बनेगा कहां? वेदरिंग एरिया में, वेदरिंग जोन में। कहां होता है वेदरिंग जोन? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट तो है, वहां पे रॉक्स आएंगे नीचे। तो अर्थ क्रस्ट के जहां पर वेदरिंग चल रही है, आर और सी के आसपास, वहां पर क्या बनना बेटा? मिट्टी का बनना। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? बहुत सारे जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस। जियोकेमिकल साइक्लिक है, दोबारा बताओ देख इंग्लिश में। सॉइल फॉर्मेशन इज द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी बाय ए लॉट ऑफ जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस इन वेदरिंग रीजन, वेदरिंग ट्रॉपिक्स ऐसे होता है वैसे, जोन को कहते हैं ट्रॉपिक्स। वेदरिंग जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट। दोबारा बोल रहा हूं, सॉइल फॉर्मेशन इज द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी बाय न्यूमरस या मेनी, बाय मेनी जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस इन वेदरिंग जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट। हिंदी बोले तो अर्थ क्रस्ट के, यूं भी बोल सकते हो आप, अर्थ क्रस्ट के वेदरिंग जोन में अनेक जियोकेमिकल चक्रीय प्रोसेस के द्वारा मिट्टी का, सॉइल बॉडी का बनना या मिट्टी का बनना। तो मिट्टी बनी। चलो क्वेश्चन, क्या बनाओ, किससे क्या बनाओगे आप? रिगोलिस से सॉइल। कहां बनाओगे? जहां पे वेदरिंग हुई तो बनेगा। अरे जहां पे वेदरिंग चट्टाने वही तो बनेगा। सी में बनेगा, सी में। तो सी क्या हो गया? वेदरिंग ट्रॉपिक्स। वेदरिंग बनने वाली प्रोसेस क्या होगी? या तो केमिकल प्रोसेस होगी या कोई फिजिकल होगी, उनसे तो बनेगा नहीं। क्वेश्चन, बनेगा क्या? सॉइल बॉडी, मृदा का पिंड बनेगा। किधर बनेगा? वेदरिंग जोन में बनेगा। जो क्रियाएं होगी उनको क्या बोलोगे? जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस। जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस आया। सॉइल फॉर्मेशन इज द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल बॉडी इन बाय जियोकेमिकल साइकिल प्रोसेस इन वेदरिंग रीजन, वेदरिंग जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट। नहीं, हिंदी, मृदा निर्माण, मृदा का बनना है, मृदा पिंड का बनना है। कहां बनेगा? अपक्षय कटिबंधी जोन को बोलते कटिबंधी क्षेत्र में होने वाली अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रियाओं के द्वारा बनेगा। 3 पॉइंट है कि बनेगा क्या? सॉइल बॉडी। 3 पॉइंट कौन सा? बनेगा क्या? बनेगा कहां? हो अर्थ क्रस्ट के वेदरिंग जोन में बनेगा। कहां हो? और जिनसे बनेगा उन प्रोसेस को क्या बोलोगे? जियोकेमिकल साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आया क्या?
और भी अभी देखो, चट्टानों का नहीं, रिगोलित का। चट्टान से पहले रिगोलित बढ़ गई। भौतिक, रासायनिक या जैविक शक्तियों द्वारा मृदा में बदलना, पेडोजेनेसिस या सॉइल जेनेसिस। सॉइल पेडो के लिए वर्ड आता है। सुबह आपने पेडोलॉजी पढ़ा था। प्योरली मिट्टी की स्टडी की जाती है। मिट्टी का जन्म कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ और मिट्टी का वितरण कैसे हुआ, ये तो है ना। तो वही पेडोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे चट्टान नहीं आएगी। चट्टान से तो क्या बन चुकी है भाई, रिगोलित, है ना। चट्टानें जिनसे भूपपड़ी बनी हुई है वो वायुमंडल से टूटती रहती है और ये लिखा था, हाँ नहीं सही, इसने उन्हें डायरेक्ट ही कर दिया पूरा। इसने वेदरिंग को भी ले लिया। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि चट्टानें जो बनी हुई है ना, अर्थ क्रस्ट जिनसे बनी हुई है, वो पहले टूटेगी और टूटने से देखो रिगोलित बनेगा। चट्टानें टूटेगी, रिगोलित बनेगा। अनऑर्गेनाइज पेरेंट मटेरियल, रिगोलित को पेरेंट मटेरियल तो कहते हैं। तो वो तो क्या कहलाएगा, वेदरिंग। और रिगोलित के नीचे कौन है, चट्टानें, क्योंकि चट्टानों से बनी रही ना रिगोलित। अभी तो रिगोलित कहां होती है, ए में, ओ ए बी सी आर, सी, बी में भी हो सकती है ना, ऊपर तक होती है। रिगोलित के नीचे क्या होती है, चट्टानें, आर, इसका मतलब सी में रिगोलित है ना भाई। अब मान लो कोई रिगोलित बनती रहती है मिट्टी या टूटती रहती है और वो हट नहीं रही वहां से, तो मोटाई बढ़ जाएगी, प्रोफाइल बढ़ जाएगी उसकी। और हट गई, मान लो जैसे बन रही है वैसे वैसे ही नदी से टूट गई, हटती। जैसे ऊंचाई पहाड़ है, जमीन के ऊपर ही पहाड़ है, और जैसी चट्टान बनती है पानी से बह के चली जाती है तो बढ़ेगी नहीं मोटाई रिगोलित की। और जमीन में नीचे बन रही है और पानी से नहीं बह रही है, बढ़ती जाएगी मोटाई। रिगोलित की मोटाई बढ़ेगी ना। किसका बढ़ेगी, लेकिन वो जब ले जाने वाली शक्तियां नहीं होंगी। कौन शक्तियां नहीं होंगी, परिवहन शक्तियां। जैसे बहता हुआ पानी नहीं होगा, नीचे जाता हुआ पानी नहीं होगा, बर्फ नहीं होगी बहती हुई, हवा नहीं बह रही, तब तो रिगोलित हो जाएगी मोटी। ये तो कोई अनपढ़ आदमी से पूछ लो कि मिट्टी बन रही है और हट नहीं रही तो मोटी हो जाएगी लेयर, और हट रही है तो नहीं हो। मिट्टी या रिगोलित, रिगोलित, बस टूटती नहीं जाती रहती। अगर यह आए तो बहता हुआ पानी, नीचे जाता हुआ पानी, बहती बर्फ, हवा। ये तो क्या करेगी बताओ, ये तो उसको उठा उठा के फेंकती रहेगी साइडों में, एक जगह इकट्ठे होने देती नहीं। अब ये दो को साफ साफ कहा कि परिवहन शक्ति से मृदा निर्माण चलता रहता है। ये दो भागों में बांट दिए इन्होंने, वेदरिंग, सॉइल बनना, वेदरिंग, वेदरिंग और प्रोफाइल डेवलपमेंट। व्हाट इज प्रोफाइल डेवलपमेंट, पेडोजेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन। भाई वो जब प्रोफाइल बनेगी तभी तो मिट्टी मानेंगे उसको। तो पहले क्या होगा देखो, चट्टानों से रॉ मटेरियल बनेगा। व्हाट इज रॉ मटेरियल, रिगोलित। और रॉ मटेरियल से फिर सॉइल बनेगी, पेडोजेनेसिस, सॉइल जेनेसिस, प्रोफाइल डेवलपमेंट, तीन नाम उसके। ठीक है, ये पहला प्रोसेस टूटने का या बनने का है, डिस्ट्रक्टिव या डिसइंटीग्रेशन है या फिर सिंथेसिस है। ये देखो, ये टूटने वाला है। पहला प्रोसेस, चट्टानों को तोड़ो, रिगोलित बनाओ, डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, विनाशकारी प्रावस्था, है कि नहीं। दूसरी कौन सी प्रावस्था है, ये तो मिट्टी बन रही है इसकी तो उल्टी, इससे क्या बन रही है भाई, मिट्टी। तो ये कौन सी प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव या सिंथेटिक। डिस्ट्रक्टिव, सिंथेटिक। तो पहली अवस्था टूटने की, डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रक्टिव फेज। दूसरी में बनती मिट्टी रे प्यारे, तो ये फॉर्मेशन वाली है। ठीक है भाई, इन दोनों प्रावस्थाओं में कई सारे कारक काम करेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और धीरे धीरे मिट्टी की जो है ना फिजिकल स्ट्रक्चर बदलती जाएगी, हॉरिजेंटल लेयर्स बनती जाएगी। हॉरिजेंटल लेयर क्या है, हॉराइजन बनती और प्रोफाइल बनती जाएगी। प्रोफाइल का बनना ही मृदा की उत्पत्ति है। देखो वही बात हो गई ना, सॉइल जेनेसिस हो गया, प्रोफाइल का बनना पेडोजेनेसिस, प्रोफाइल का बनना सॉइल जेनेसिस या फिर प्रोफाइल डेवलपमेंट। आओ प्रोफाइल बढ़ाए, वो तो हो गई वेदरिंग। तो
अभी दूसरा प्रोसेस आ गया, पढ़ भी होगा। अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आप वेदरिंग पढ़ रहे हो या पेडोजेनेसिस? दूसरा क्वेश्चन, आप वेदरिंग पढ़ रहे हो या प्रोफाइल डेवलपमेंट? आप वेदरिंग पढ़ रहे हो या सॉइल जेनेसिस? सॉइल जेनेसिस पढ़ रहे हो या प्रोफाइल डेवलपमेंट? एक ही बात है। पेडोजेनेसिस पढ़ रहे हो या सॉइल जेनेसिस? एक ही बात है। हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं इसका। अब इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। देखो इधर प्राइमरी और स्पेशल या सेकेंडरी। प्राइमरी देखो पेडोजेनिक प्रोसेस, पेडोजेनिक तो होगा इसमें। प्राइमरी क्या होगी? होराइजन बढ़ाएगी। वो भाई क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोसेस ऑफ या प्राइमरी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, होराइजन बढ़ाएगी। और सेकेंडरी या गोंड क्या बनाएगी? प्रोफाइल बनाएगी। पूरी प्रोफाइल बनेगी, वो सेकेंडरी प्रोसेस है। एक एक लेयर बनेगी, वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी से बनता होराइजन, सेकेंडरी से प्रोफाइल। प्राइमरी से बनता होराइजन, सेकेंडरी से प्रोफाइल। ये भी क्वेश्चन है बहुत तगड़ा कि एक जैसे ओ लेयर बन रही है, ये प्राइमरी है, ए बन रही है प्राइमरी है, और पूरे बन गए तो सेकेंडरी। नहीं, अब हम लोग लेंगे कौन कौन सी प्रोसेस है। इसका नाम है ह्यूमिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया का बनना। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रेट का बनना। नहीं तो ह्यूमिफिकेशन क्या होगा? ह्यूमस का बनना। ह्यूमस का बनना, ह्यूमिफिकेशन। आप रिगोलिस से सोइल बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोफाइल डेवलपमेंट, सॉइल जेनेसिस, पेडोजेनेसिस। उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी होराइजन बनाने वाली प्रोसेस ओ ए ये बनाएगी, और पूरा डेवलपमेंट क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोसेस। इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी को। पहले ह्यूमिफिकेशन है ह्यूमस का बनना। पहले कोई पत्ती गिरती है, किसी का फूल गिरता है, चमड़ी, और उसके बाद वो डब बनेगी, लिटर से डब, डब से ह्यूमस, बस वो ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन। देखो लिखा है ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, वो पत्तियां हो सकती है ऊपर गिरी हुई, वो कोई पौधे का पार्ट हो सकता है, कोई मरा हुआ एनिमल हो सकता है, यही तो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? उसका विच्छेदन होगा, डिकम्पोजिशन, और नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। इसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर नया ऑर्गेनिक मैटर बनना, ह्यूमिफिकेशन। सिंपल कहो ना, ह्यूमस का बनना। भाई लिटर और डब टूट गई और ह्यूमस बन गई, बस ह्यूमिफिकेशन। लिटर से डब, डब से ह्यूमस कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। लिटर से डब, डब से ह्यूमस कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। ये बनेगा कहाँ? A1 में तो इकट्ठी रहेगी। डिकम्पोजिशन कहाँ चल रहा है? O में चल रहा है। और उसमें तो बनकी वो इकट्ठी बिठाओ तो देखो ये प्रक्रिया कहाँ चलती है? O में। O को कहते हैं ह्यूमिक लेयर है, क्योंकि वहां ह्यूमस बन रही है, इकट्ठी नहीं है। इकट्ठी तो A2 में, A1 में, लेकिन बन तो वही रही ना। तो जिस लेयर में ह्यूमिफिकेशन कहलाती, ह्यूमिक लेयर, ह्यूमिक लेयर, ह्यूमिक, जहां बन रही ह्यूमस भैया कहलाती है। तो कौन सी वाली को ह्यूमिक लेयर का हो गया? ओ को। A2 में बनती नहीं है, A2 में तो बनी हुई है ह्यूमस ही। हो तो नम जो एरिया है, नम ह्यूमिड एरिया, वहां पर माइक्रोब्स जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, सूखे में कम तोड़ते हैं। माइक्रोब्स को नमी चाहिए ना, और ह्यूमस। फिर वहां पर क्या होगा? देखो ज्यादा ह्यूमस इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमस बढ़ता है लीचिंग हो जाती है। लीचिंग नहीं होती? क्ले, ह्यूमस, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब ह्यूमस की भी होती है लीचिंग। ह्यूमस की भी लीचिंग होती है, नीचे चली जाती है ह्यूमस। तो ज्यादा बढ़ती है ना, ज्यादा ह्यूमस। भाई एक तो मान लो डब ही है, लीटर तो मोटी मोटी वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन ह्यूमस ज्यादा बन गई तो ह्यूमस तो लीचिंग हो जाएगी बढ़ते ही। फिर तो वो नीचे लिखा है इसमें, देखो पानी के साथ चली जाती है। तो नम प्रदेश होते हैं, वहां माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थों का भी ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा होता है, और ह्यूमस ज्यादा बढ़ती है, और ह्यूमस इकट्ठी होती ही नहीं है, नीचे चली जाती है, लीचिंग हो जाती है। जब पानी संयंत्र से गुजरता है तो बहुत सारे कार्बनिक अम्ल घोल के उसको नीचे ले जाता है।
तो जहां जरूरत से ज्यादा उमस बन रही है ना, वहां रुकती भी नहीं है। लिटर रुक सकता है, डप रुक सकता है, होमस की लीचिंग हो जाएगी, क्योंकि पानी गोल के ले जाता है उसको। समझ में आएगी बात? ये नहीं है बोलो, वो कहां जाएगी फिर वो उमस? वही बी में B2 में जाएगी, वो ए में इकट्ठी थी, बी में चली गई। किसको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई? लिटर से डप, डप से हुमस कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन। ज्यादा ह्यूमिड एरिया में माइक्रोब ज्यादा हुमस बनाते हैं, ज्यादा हुमस बनाने से लीचिंग हो जाती है, ऐसे बी में जाती है, लीचिंग हो जाती है, ऐसे बी में जाती है। वर्ड टू वर्ड आना चाहिए। आई हेड लल्लू पल्लू पढ़ाई। अब आगे एलुविएशन, ये तो सबको आता हूं। चलो रे चलो, लो A2 से B2, चलो रे चलो, एल्यूमिनियम A2 से B2, चलो रे चलो, क्ले A2 से B2, A2 से B2 या A से B? एक ही बात है, A2 एक का ही तो भाग है। तो आप भी कह सकते हो A से ऐसे B, A से B में, हिंदी में A लिखा हुआ इसमें, ए को A पढ़ा जाए, ब को B पढ़ा जाए। जैसे यहां भी तो भाई ध्यान नहीं दिया आपने, ए तथा ब के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि ए की निकल के ब में चली गई, ए में उमस कम होगी, ब में ज्यादा हो गई, तो दोनों चेंज हो गए ना। ये देखो ये वो ई वाली स्पेलिंग है, जोन ऑफ इल्यूविएशन, जिसकी लीचिंग होती थी A2 से B2। देखो ऊपरी सरफेस के जो कंपोनेंट्स है वो इनफिल्ट्रेशन से, परकोलेशन से, इनफिल्ट्रेशन से नीचे वाली सरफेस में आना, ऊपर का कंपोनेंट नीचे आ गया, कहलाता है निक्सालन, इल्यूविएशन, निक्सालन, इल्यूविएशन। तो इसका मतलब जिसका गया वो तो धुल गया, जिस होराइजन का निकला वो तो धुल ही गया ना, तो इसको धुलाई भी कह सकते हैं आप। एल्यूविएशन का मतलब होता है धुलना, वो तो धुल ही गया, सारा कचरा नीचे चला गया, अरे वॉश आउट हो गया वो तो। धुलाई मीन्स वॉश आउट, वॉश आउट तो हो गया। और ऊपरी सतहों का क्या होगा? अच्छा जिसका हुआ उसको क्या कहोगे आप? जोन ऑफ इल्यूविएशन, निक्सालिक क्षेत्र। ज्यादा पानी वाले एरिया में कौन कौन नीचे जाती है? सिलिका जाती है, क्ले जाती है, एल्यूमिनियम जाता है, लोहा जाता है, ये देखो क्ले भी जाती है। कहां से कहां जाती है? A से B। व्हाट डू यू मीन बाय A से B? A2 से B2। अब जहां जाके जमा हो रहा है वो इल्यूविएशन है। B2 में जमा हो रहा है ना, इस प्रोसेस को बोलेंगे। देखो ऑर्गेनिक मैटर, दो चार ऑर्गेनिक मैटर का नाम बताना। होमस, उसमें लीचिंग हो रही है। इनऑर्गेनिक का नाम बताना। क्ले, एल्यूमिनियम, लोहा। ये क्या होगा बताओ? ये अपने अवयव को क्या करेंगे? नीचे वाले होराइजन में ले जाके जमा होने को, डिपोजिशन को, एक्युमुलेशन को इल्यूविएशन कहते हैं। ILL, अभी तो ऊपर तो आया था ELU, लीचिंग होना, या लीचिंग हुआ होराइजन। ILLU, जमा होना, यही तो आता है। निक्षेपण क्या हो गया? जमा होना, निक्षेपित होना। इस कौन कौन निक्षेपित होंगे? देखो इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन भी कहते हैं। चलो रे चलो, क्ले A2 से B2, चलो रे चलो, एल्यूमिनियम A2 से B2, चलो रे चलो, आयरन A2 से B2। आ गया क्या समझ में? बी में जाके इकट्ठा हो जाएगा। वो सब वही है जो पहले पढ़ाए थे। अब आ गई पोर्जोलाइजेशन, होमस का नीचे जाना। पोर्जोलाइजेशन, सेस्क्विक ऑक्साइड का नीचे जाना। दो चीज का नीचे जाना, होमस का लीचिंग, सेस्क्विक ऑक्साइड का लीचिंग। पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन ये आना चाहिए। व्हाट इज पोर्जोलाइजेशन? होमस नीचे चल गई, पोर्जोलाइजेशन, सेस्क्विक ऑक्साइड भी गए, पोर्जोलाइजेशन। यही तो होमस और सेस्क्विक ऑक्साइड क्या होते हैं?
3 ऑक्साइड 2 मेटल। यार ये लिस्ट लो पूरी। सेस्कवी ऑक्साइड 2, हाँ 3:3:1, 3:2। 3 तो कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। और 2 क्या होना चाहिए? मेटल, है ना? तो सेस्कवी ऑक्साइड, शेषकवी ऑक्साइड, लिस्ट पहले तो होती क्या है? सेस्कवी ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, है ना, वेयर द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2:3। 2 एलिमेंट 3 ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट 2 तत्व 3 ऑक्सीजन से बड़ा हुआ यौगिक सेस्कवी ऑक्साइड कहलाता। इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये सीधा लिख लो, इतना क्या करना है, सीधा लिख लो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कर दो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रेशियो भी हो सकता है। जैसे ये 4 है तो वो 6 हो जाएगा, 2:3 में आते हैं। ये रही इनकी लिस्ट, लिस्ट 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 लिस्ट, ये रहे सारी जिनको किया है ब्लू 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 ब्लू, सारे सेस्कवी ऑक्साइड। ये रेड वाले दोनों ही Sc2O3, TiO2O3, Cr2O3, फलाना ढीकड़ा 2O3, Fe2O3, Al2O3, 2 तो मोटे मोटे Fe2O3, Al2O3। Al का आता है इसमें पीरियोडिक टेबल में है? बोरॉन कहाँ आती है? इनमें 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 और Fe2O3 का आता है? Ir2O3। कोई पूछ ले पोडजोलाइजेशन, तो इसका मतलब रजाई लेयर पोड मतलब जो पोडजोलाइजेशन मतलब हमारे यहाँ सोने को पोड नो बोला भाई, पोड क्यों बोलो, है ना? तो भाई लेजर भाई व्हाट इज पोडजोलाइजेशन? कल हुमस का नीचे जाना सेस्कवी ऑक्साइड का भी, ये ठंडे और नम प्रदेशों में होता है, कूल एंड ह्यूमिड रीजन, जहां बरसात होती है ठंडा ज्यादा रहता है। ये पोडजोल वर्ड कहां से लेके आए? रशियन लैंग्वेज से। इसका मतलब क्या होता है? पोडजोला। ओए पोडजोल रशियन भाषा से पोडजोल मतलब इसका पोडजोला, रशियन भाषा से पोडजोल मतलब इसका पोडजोला। पोडजोला राख जैसा पोडजोला, जोला राख जैसा एस लाइक। पोडजोला मतलब क्या है? एस लाइक। इसमें पूरा का पूरा जो सोलम है, रिगोलिक सोलम, उसके पूरे के पूरे ही निकल जाते हैं, सेस्कवी ऑक्साइड, है ना, हुमस, क्षार निकले। और मिट्टी कैसी बन जाएगी? एसिडिक। अधिक वर्षा तो नम और ठंडा एरिया ही तो है, बरसात वाला एरिया ही तो है। तो पोडजोलाइजेशन से हुमस भी गई, सेस्कवी ऑक्साइड भी गए, मिट्टी कैसी बन गई? एसिडिक। ये दोबारा और लिख दिया इसने, ठंडे और नम प्रदेशों में होता है पोडजोलाइजेशन। कोई पूछे व्हाट इज पोडजोलाइजेशन? हुमस का नीचे जाना सेस्कवी ऑक्साइड का भी, हुमस का नीचे जाना सेस्कवी ऑक्साइड का भी। लेटराइजेशन, लेटराइट वर्ड किसके लिए आता है? लोहा।
लोहे वाली मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जाए कि बाकी सबकी लीचिंग हो जाए और लोहा एल्यूमिनियम ऊपर रह जाए तो लेटराइट सोइल होगी, और ऐसा होना लेटराइजेशन। नहीं, सब कुछ गए नीचे, रह गया ऊपर लोहा एल्यूमिनियम, सब कुछ गए नीचे, देखो सिलिका गई और भी गए, कौन रह गया? केवल Fe और Al ही रह गया। तो मिट्टी क्या कहलाएगी? इसमें लोहा ज्यादा होता है, लेटराइट सोइल, और लेटराइट सोइल का बनना नहीं है अम्लीय, इसमें एसिडिक बनेगी सोइल। बरसात से तो गए सब नीचे, ऊपर को देखो FeAl रह गया, बाकी सिलिका नीचे, रह गया FeAl रह गया, बाकी सिलिका नीचे। यही है तुम्हारी लेटराइट। और ये कैसी होती है? एसिडिक। एसिडिक में ही लोहा एल्यूमिनियम ऊपर रहते हैं, बाकी मिनरल की क्या हो जाती है? लेचे। अधिक वर्षा से अम्लीय मृदा क्यों बनती है? क्योंकि लोहा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबकी लेचे होती है ना। लेटराइट वर्ड लैटिन भाषा के ईंट जैसे लाल रंग को बताता है। किस भाषा से है? मतलब क्या है? रेड कलर लाइक ब्रिक, रेड कलर लाइक, ये लाल रंग ए में देखो साफ साफ लिखा कि लोहा अकेला रहेगा, लोहे के ऑक्साइड रहेंगे, लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रहेगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, अकेला तो रहता ही नहीं। लोहा एल्यूमिनियम अकेले थोड़ी थे मिट्टी में, उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि फेरिक ऑक्साइड का ज्यादा हो जाना, लोहे का ज्यादा हो जाना, उसके ऑक्साइड का ज्यादा हो जाना कहलाता है। कहां होता है? जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो बरसात होगी, बरसात होगी तो बाकी सबकी लीचिंग हो जाएगी। कौन बचेगा ऊपर? आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लिखा जाए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा रहती है, बरसात भी बहुत होती है ना। वहां की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर एवं जो बेसिक चट्टान का अपक्ष है, लीचिंग वो ज्यादा होता है। तो पानी होगा तो टूटेगी चट्टान, है ना, जिससे सिलिका और एल्कलाइन मैटर तो नीचे चला गया, और ऊपर कौन रह गया? सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड तो ही आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Al2O3, है ना। और मिट्टियों का रंग होता है लाल से बादामी। कब? लेटराइट होने लाल ही होती है। जैसे पहाड़ों के आसपास की मिट्टियां नहीं होती, पहाड़ों के आसपास की मिट्टियां लाल होती है। क्यों? लोहा ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा। अब आ गया कैल्सिफिकेशन, CaCO3 का इकट्ठा होना, कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना, कैल्सिफिकेशन। बनना, इकट्ठा होना, अलग होना, कैल्सिफिकेशन। CaCO3 जमा हो रहा है ना, कैल्सिफिकेशन। आयो रे कैल्शियम कार्बोनेट, आयो रे कैल्शियम कार्बोनेट, आयो रे कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यो तो कहलायो रे। आयो रे कैल्शियम कार्बोनेट, आयो रे कैल्सिफिकेशन, यो तो कहलायो रे। देखो मिट्टी के ऊपर वाले जो होराइजन है, वहां कैल्शियम कार्बोनेट का संचलन, गतिशीलता और अवक्षेपण, जमा होना, लिक्विड को छोड़, वैसे भी लिक्विड में नहीं रहता है। CaCO3 को पानी में नहीं घोल सकते, वो तो अलग ही रहेगा, नीचे रहेगा, पेंदे में जमा हो जाएगा बस। इसी को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। सीधा ही बोल दो कि मिट्टी में CaCO3 का जमा होना, आना, संचलन क्या, आना ही तो है बन गया। और इसको क्या बोलेंगे? होराइजन का नाम ही क्या निकाल देंगे? कैल्सिक होराइजन, CALCIC, कैल्सिक होराइजन। जिस होराइजन में CaCO3, कैल्सिक होराइजन होता है,
जिस होराइजन में CO3, जिस होराइजन में कैल्शियम होराइजन, जब जड़ों के बाद कैसे आएगा, लेकिन ये मैं बताऊं, जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल की कैल्शियम से क्रिया, या कोई चूना उससे क्रिया, कार्बनिक अम्ल की कैल्शियम क्रिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की CO2 से क्रिया चूना बन गया, CaCO3 बन गया। क्या कहना गया मुझे? जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल की कैल्शियम से क्रिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की CO2 से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना। आयो रे कैल्शियम कार्बोनेट आयो रे कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यो तो कहलायो रे, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यो तो कहलायो रे। आ गया? क्लियर हो गया? आया कैसे CaCO3? जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल की कैल्शियम से क्रिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की CO2 से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना। आयो रे कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यो तो कहलायो रे। ऐसा कहाँ होगा लेकिन जहां पे सूखा है, कम बरसात, क्योंकि ज्यादा बरसात भी नहीं इसकी लीचिंग हो जाएगी बढ़ते ही, लेकिन सूखे एरिया में क्या होगा, लीचिंग नहीं होगी, घुलनशील जो भस्म है वो वहीं जमा होंगे, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, नीचे वाली लेयर में आ जाएगी। डीकैल्सिफिकेशन गयो रे CaCO3 गयो। अगर सॉइल होराइजन से CaCO3 का पूरा निष्कासन हो जाए, निकल जाए बरसात वाले एरिया में, देखो वापस हो जाएगा बरसात में, वापस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बढ़ गया, गुलने वाला चूना। तो CaCO3 ये दोनों कौन है? कार्बोनिक एसिड, ये दोनों कार्बोनिक एसिड है, जोड़ना ही तो इनको बस। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने गया था, जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल की चूने से क्रिया बाइकार्बोनेट बना, लीचिंग उसकी हो गई। यही तो है इसके साथ, यही हुआ है, यही तो है, वही कार्बनिक अम्ल चूने के साथ क्रिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaCO3 गयो। अब आ गया सेलिनाइजेस, साल्ट का आना, खारा पानी दिया, मिट्टी में साल्ट जमा हो गए, सेलिनाइजेशन। हार्ड लेयर है जमीन में, लवणों की लीचिंग नहीं हो पा रही, मिट्टी में जमा हो गए, सेलिनाइजेशन। लवण का आना, लवणीकरण, साल्ट का आना, सेलिनाइजेशन। इसमें देखो ऊपर वाले जो होराइजन है या जो सरफेस होराइजन है, वहां पे सोल्यूबल साल्ट, सोडियम के क्लोराइड साल्ट, सोडियम का सल्फेट साल्ट, सोडियम का क्लोराइड साल्ट NaCl, सोडियम का सल्फेट साल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये जमा हो जाते हैं, सफेद सफेद परत दिखने लग जाती है। अब कारण क्या है, क्यों लवण इकट्ठे होते हैं? पानी है ऊंचा, लीचिंग नहीं हो सकती। ये तो लवणीय मृदा बनने के कारण भी बताइए, जल स्तर का ऊंचा होना, तो पानी नीचे जा ही नहीं सकता, फिर तो लवणी रहेंगे ऊपर। अरे तो कारण तो पहले आगे खूब सारे, जमीन में वाटर टेबल ऊपर ही पड़ी है, तो लीचिंग कैसे होगी लवणों की? वो तो ऊपर ही रहेंगे, फिर लवण भी आपके नहीं।
जल निकास सही नहीं है। अगर वाटर ड्रेनेज सही होता तो गुड़े हुए लवण भी पानी के साथ निकल जाते। ड्रेनेज तो है ही नहीं, एक दिन पानी तो उड़ जाएगा, लवण तो वहीं छोड़ जाएगा। लवण तो पानी खारा दे दिया आपने खेत में तो भी लवण आ जाएंगे। तो लवणों का आना सेलिनाइजेशन, साल्ट का आना सेलिनाइजेशन। आ रहे क्या समझ में? ये क्या पढ़ रहे हो आप? पेडोजेनेसिस, मृदा निर्माण। रिगोलिस से मिट्टी बन रही है, कई बार हुमस आने से बन रही है, कई बार कोई लीचिंग से बन रही है, जमा होने से बन रही है, किसी के सेस्क्यू ऑक्साइड जाने से बन रही है, पेट है ना, पोर्जोलाइजेशन ऐसे बन रही है। आखिरी आ गया पेडोटार्बेस, बहुत इजी। चिट्टी देखी, चिट्टी, चूहा देखा, चूहा, उनका यहां कोई रोल नहीं, उनका ही रोल है। चूहे ने बिल खोद दिया तो उसने तो होराइजन को मिक्स ही कर दिया। फिर उसने ऊपर से बिल खोदना शुरू किया तो ओ का माल ए में पहुंचा दिया, ए का बी में पहुंचा दिया, और बी का सी में पहुंचा दिया। नहीं, यही पेडोटार्बेसन है। क्या यही पेडोटार्बेसन? दीमक लग जाती है, होराइजन मिक्स हो जाते हैं। क्या यही पेडोटार्बेसन? देखो मिट्टी के कई सारे होराइजन का आपस में मिक्स होना दिखाता हूं। पेडोटार्बेसन दिखा दो ये श्याम जी का भजना बैठे तो पेडोटार्बेसन दिखा दो ये श्याम जी का भजना बैठे तो मिट्टी में मिक्स करा दो ये देखो बिल बढ़ गए तो मिक्सअप हो गई, सारी मिक्सअप हो गई ना। अरे मिक्स हो जाते बेटा, ये ऊपर से देखो ये क्या दिख रहा है, बिल से अंदर मिट्टी के अंदर, तो आपस में होराइजन मिक्स हो जाए। कीड़ी नाल कौन दी कटा रहा है, चीटियों पे डाल के आते हो, वो भी तो मिट्टी निकाल देती है, नीचे ले जाती है, उसमें भी तो वो भी तो मिक्स कर रही है। यही है पेडोटार्बेसन, है ना, होराइजन का आपस में मिक्स होना, होराइजन का आपस में मिक्स होना। पेडोटार्बेसन, क्या बोल रहे हो? पेडोटार्बेसन है, आप पता नहीं कुछ और ही बोल रहे हो। होराइजन का आपस में मिक्स होना, होराइजन का आपस में मिक्स होना। पेडोटार्बेसन है। क्यों? सभी मिट्टियों में ऐसा होता है, मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन करते हैं? दीमक ने किया, केचुओं ने किया, चींटियों ने किया, गाद बोले तो सिल्क, है ना, बनाने वाले कई एनिमल जो कचरा खाते हैं मिट्टी से बना देते हैं उसको। इसके अलावा मिट्टी फूली, काली मिट्टी क्या होती है, बरसात आने पे फूल जाती है, सिकुड़ने पे दरारें पड़ जाती है, तो दरारों में से भी कई मिक्सअप नीचे ले जाएंगे। तो फूलने और सिकुड़ने से भी ऐसा होता। लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसी ने कहा है कि सॉइल का बनना विनाशकारी भी है, विनाशकारी प्रक्रिया भी है, निर्माणात्मक भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, सिंथेसिस या फॉर्मेशन भी है, यही तो है। तो कई कारक देखो, अनऑर्गेनाइज जो चट्टाने, वेदरिंग होगी, मिट्टी बनाएगी। बरसात की किस किस में डिपेंड करता है? बरसात कितनी तेज हुई, कैसी हुई, कितनी तेज हुई, कितने दिनों से हुई, ये क्या है? नेचर, कैसी हुई, ये क्या है? इंटेंसिटी, कितनी तेज हुई, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, कितने दिनों से हो रही है, बार बार, है ना बेटा। और कहां कहां हुई, इनका भी असर पड़ता। और इससे क्या होता है, देखो मिनरल्स वगैरह टूट के कौन बनेगा पहले? रिगोलिन, ये तो बनेगा मूल पदार्थ। अब ये फैक्टरों को दो भागों में बांटा है, इसको याद करने की ट्रिक है,
क्लब रपट, क्लब और रपट। क्लब बोले तो CLB, देख CLB क्लाइमेट बायोस्फीयर। रपट बोले तो रिलीफ पेरेंट मेटेरियल टाइम। ये क्लब रपट कल 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर। देर आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। क्लब रपट, क्लब 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 व्हाट कल क्लाइमेट जलवायु, व्हाट बी बायोस्फीयर, व्हाट आर रिलीफ टोपोग्राफी। सुना क्या रिलीफ का नाम? सलाह करती डालदार है, नहीं पढ़ा था पंडित? P फॉर पेरेंट मेटेरियल और T फॉर टाइम। कितने हैं फैक्टर यहां? कितने हैं फैक्टर यहां? 5 फैक्टर। बस ये 5 फैक्टर डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा एक पार्ट। सिर्फ 3 पार्ट हो रहे हैं। एक तो फादर ऑफ सॉइल साइंस वीवी डोकुचे, डाकुचे नहीं, ये देखो वीवी डोकुचे, हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? डोकुचे, वे डोकुचे, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस, डोकुचे वा डोकुचे, फादर ऑफ सॉइल साइंस। इन्होंने 3 फैक्टर बताए थे पहले, पेरेंट मेटेरियल, क्लाइमेट और बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो डाकुचेव मतलब डोकुचेव ने 3 ही बताए थे। वी डोकुचेव ओनली 3 फैक्टर्स, वी डोकुचेव मेरा पेरेंट मेटेरियल, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, डोकुचेव 3 फैक्टर्स, क्लाइमेट, पेरेंट मेटेरियल और बायो। लेकिन फिर जेनी आया, जेनी का फॉर्मूला है, देखो जेनी ने क्या किया, सॉइल फॉर्मेशन और जो इसके फैक्टर है उनका फॉर्मूला ही बना दिया। इसको पता कैसे बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन, एस बोले तो soil formation is the function of, ए बोले तो फंक्शन, कार्य, इन सब के कार्य से मिट्टी बनती है। soil formation is the function of climate, biosphere, relief, parent material and time। क्लब रपट और जेनी ने कितने फैक्टर बताए? 5 का नाम बताओ। क्लब रपट, क्लब क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ टोपोग्राफी, पेरेंट मेटेरियल एंड टाइम। नहीं, वो 3 ही बता गया था पहले वाला। कौन? डोकुचे, वो 3 ही बोला। फिर किसने कहा 5 है? जेनी भैया रे फैक्टर बताए पूरे 5, क्लब रपट बताए रे। इसको कौन बोल सकते हैं? मैंने बोला अभी। सॉइल फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट मेटेरियल एंड टाइम। एंड तो 5 आएंगे। फिर इनको 2 ग्रुप में बांट दिया कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। क्लब है एक्टिव, रपट है पैसिव, क्लब है एक्टिव, रपट है। तगड़ा किसको नहीं कि कौन से एक्टिव फैक्टर है? क्लाइमेट और बायोस्फीयर, क्लाइमेट और क्लब है एक्टिव, रपट है पैसिव, क्लब है एक्टिव, रपट है। ओए क्लब है एक्टिव, क्लब है एक्टिव, क्लब
एक्टिव रपट पैसिव क्लब। इनको एक्टिव क्यों करते हैं? कलर और बैको, क्लाइमेट और बायोस्फीयर को, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं। क्लाइमेट एनर्जी दे रहा है, बरसात गिर रही है, टूट रही है मिट्टी, है ना, हवा चल रही है, गर्मी बढ़ रही है, ये बायोस्फीयर हम लोग, गाय भैंस बिल्ली कुत्ता ऊंट आम अमरूद, अमरूद भी आएगा इसमें, है ना, हम बायोस्फीयर में आते सारे, ये हम सब एनर्जी देते हैं। तो जिन्होंने दिया एनर्जी कहलाते हैं एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर, एक्टिव में कौन आया? क्लब है एक्टिव, रपट है पैसिव, क्लब है एक्टिव, क्लब एक्टिव, रपट है एक्टिव में कौन आया? Cl एंड B। Who is Cl? Who is BB? पैसिव में कौन आएंगे? जो एनर्जी नहीं देते, या तो वो उसका सोर्स होते हैं, सोर्स नहीं होते, जैसे पेरेंट मटेरियल खुद ही सोर्स है मिट्टी का, इस्तेला करती टेढ़ा मेढ़ा जमीन का होना सोर्स है, वो रिलीफ, और टी बोर्ड टाइम लगता है, तो सोर्स होते हैं या फिर उसको अफेक्ट करते हैं, या तो खुद ही वो सोर्स है या अफेक्ट कर रहे हैं। ये कौन है? ये सोर्स। ये कौन है? अफेक्ट करने वाला, कि थोड़ी ढाल है तो जल्दी कटा हो जाएगा। टाइम क्या है? अफेक्ट करने वाला। टाइम ज्यादा लगा तो ज्यादा वेदरिंग होगी, कम टाइम में कम हुई। ये ऐसे कैसे आनी चाहिए भाई साहब? सोर्स ऑफ वेदरिंग, अफेक्ट, फैक्टर ऑफ वेदरिंग, पैसिव, पैसिव तो है। और एनर्जी देने वाले, एनर्जी जो उस बॉडी पे काम करके मिट्टी बनाएंगे, वो एनर्जी वाले क्या कहलाएंगे? एक्टिव। कौन है एक्टिव? क्लब। क्लब कौन है? क्लब है एक्टिव, रपट है पैसिव। रपट क्या करेंगे? या तो वो सोर्स होंगे कि मिट्टी वही बना रहे जैसे पेरेंट मटेरियल, या फिर उसको अफेक्ट करेंगे या उसको प्रभावित करते। देखो ये एक्टिव फैक्टर को, एक्टिव फैक्टर क्या करेंगे? इनको, इनके ऊपर रिएक्शन करेंगे। किनके ऊपर? पेरेंट मटेरियल पर, या खुद ही अफेक्ट करेंगे, इस्तेला करती है, और समय क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। इसलिए क्या कहा गया है? पैसिव। इसको अपन ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, पहले अपन इसको फ्री करते हैं। क्लाइमेट से सोइल बनने पर क्या फर्क पड़ता है? सुन रहा है ना तू? आ गया क्लाइमेट। बोलना नहीं है, वो भाई साइलेंट है। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करती है? जैसी क्लाइमेट वैसा ही सॉइल फॉर्मेशन। नहीं होगा? देखिए क्लाइमेट में मेन कौन आता है? एक तो एक्टिव है क्लाइमेट, क्लब एक्टिव। इसके दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रेनफॉल, क्लाइमेट में रेनफॉल आती है, टेम्परेचर आता है, विंड आती है, हवा नहीं आती। तो मेन कौन कौन है? रेनफॉल यानी बरसात और टेम्परेचर। पानी ज्यादा है तो कटाव ज्यादा है, कटाव का ऊपर से इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है। पानी पानी तभी तो नीचे जाएगा। इनफिल्ट्रेशन जानते हो ना? एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, दोनों ज्यादा है। इनफिल्ट्रेशन से क्या होगा? लीचिंग होगी, पानी जाएगा तो लीचिंग होगी, और कहीं जाके वो जमा भी होगा। नहीं, इल्लुविएशन, इल्लुविएशन, ELUILLU नहीं, जो इसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। अब चलते हैं सूखा या कम नमी वाला एरिया है, वहां क्या होगा? पानी उड़ जावे, पानी वाष्पोषण हो जावे, तो फिर क्या होगा? फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। सूखे एरिया में तो पानी है तो बोलो केमिकल। तो देखो क्या लिखा है इसमें कि एरिड रीजन है या सब उमिड है, वहां पर पानी का इवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होगा तो फिर कौन सा अपक्ष होगा? फिजिकल। फिजिकल होगा। मिट्टी में घुलनशील पदार्थ बरसात कम होने से उनकी लीचिंग नहीं होगी। तो बताओ देखो कम बरसात वाले एरिया में कैसी मिट्टियां मिलती है? लवणीय क्षारीय, अधिक वर्षा, कम वर्षा। लवणीय क्षारीय नहीं बने क्या? तो देखो न्यूट्रिएंट वगैरह ज्यादा मिलेंगे। कितना इजी है देखो ये। सूखा या सूखा एरिया, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है,
मिनरल लवण ऊपर आ गए, कैल्शियम मैग्नीशियम ऊपर आ गए, पोटेशियम ये सब ऊपर आ जाते हैं, नहीं आते क्या? इससे क्या होगा? मिट्टी के अंदर कम रहेंगे लवण या न्यूट्रिएंट, या ज्यादा रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। ज्यादा बरसात होने से, उल्टा लीचिंग होने से कम हो जाते हैं। निकाल 12th का थोड़ी बनाया अभी, 12th का तो हिंदी का, 12th का तो बाद निकालेंगे। किसी समझ में आ रहा है क्या? बरसात कम हुई तो लवण ऊपर, पानी तो उड़ गया, लेकिन लवण के सारे तो ऊपर आ गए। फायदा है नुकसान? फायदा। कैल्शियम ऊपर आ गया, मैग्नीशियम आ गया, पौधे ले लेंगे। तो देखो पोषक तत्व भरपूर होगी। बेटा रुकना, अब इसका उल्टा नुकसान, बरसात कम हुई तो लवण क्षार ऊपर, मिनरल साल्ट ऊपर, मिनरल का भंडार भरा हो, क्योंकि लीचिंग तो हुई नहीं उनकी। लेकिन अब दूसरा इसका नेगेटिव को ढूंढना कि बरसात कम हुआ तो फिर ऑर्गेनिक मैटर भी कम रहेगा मिट्टी में, क्योंकि पेड़ पौधे कहां से होंगे? फिर प्लांट से नहीं होते ऑर्गेनिक मैटर कम। अब नमी वाले एरिया में आओ, नमी है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होगा, उसका टूटना भी ज्यादा होगा। नमी है तो वेदरिंग प्रोसेस, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पानी ज्यादा मिलेगा। नमी है तो अपक्षय बढ़ जाएगा, लेकिन कौन से वाला? केमिकल, और क्ले बढ़ जाएगा। ये नमी का पैराग्राफ है पूरा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इजी है। देखो पहली बात तो क्लाइमेट में यहां पे कौन कौन पढ़ेंगे? बरसात और तापक्रम। पानी है तो इरोजन, कटाव। पानी है तो लीचिंग, या अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो लीचिंग भी करेगा, नीचे जमा भी करेगा, उसको करेगा ना, और इससे डेवलपमेंट। अब सूखे की बात करते हैं। सूखा है या कम पानी वाला एरिया, वहां क्या होगा? ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन ज्यादा होगा, और वेदरिंग भी ज्यादा होगी। कौन सी वाली? फिजिकल। इसके अलावा जो जमीन के नीचे गुड़ के गए लवण थे ना, वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने से क्या होगा? न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण होगी तेरी मिट्टी। अब उसका उल्टा चलो, नमी ज्यादा है, अच्छा पर हाँ एक और रह गया, पानी कम है तो लवण तो ऊपर आ गए, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस तो कम हो गई ना। अब इसका उल्टा हो, नमी एरिया हो तो वेदरिंग ज्यादा, क्यों? केमिकल वेदरिंग, पौधों की वृद्धि के लिए पानी उपलब्ध है, तो वहां पर ज्यादा वेदरिंग भी ज्यादा होगी, कले ज्यादा बढ़ जाए। कले बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अब टेम्परेचर के पास आऊं, भैया समझ में आ गई क्या पूरी लाइन पहले वाले में? अरे पानी है तो ये होगा, और नहीं है तो ये होगा, बस। अब मैं बताऊं पानी है तो क्या होगा? पानी है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, वेदरिंग ज्यादा होगी, है ना, माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ह्यूमस ज्यादा बढ़ेगी, कले ज्यादा बढ़ेगी। पानी नहीं है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, लवण वगैरह ऊपर आ जाएंगे, लीचिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। इतनी तो कह रहा अगला, ठीक है। अब टेम्परेचर पे आओ, टेम्परेचर का बड़ा रोल है। आपको याद हो Q10 बराबर 2, 10 डिग्री बढ़ता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डबल होवे। इसका मतलब टेम्परेचर का रोल तो है, प्लांट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। देखो अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सबको अफेक्ट करता है, करेगा कि नहीं? जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो चट्टानें फैल गई, नहीं फैलती, उनका आयतन बढ़ गया, उनका संकुचन हो गया ठंडे होने पर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर केमिकल रिएक्शन डबल हो जाती है। Q10 बराबर 2, इसको बोलते हैं Q10 इज इक्वल टू 2। अगर 10 डिग्री बढ़े, 2.5 गुना रिएक्शन बढ़ जाए, Q10 बराबर 2.5, 3 गुना बढ़ जाए, लेकिन नॉर्मली Q10 क्या होता है? 2 होता है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? तो टेम्परेचर बढ़े तो केमिकल प्रोसेस बढ़ ही जावे, केमिकल प्रोसेस कले की मात्रा में इफेक्ट होगी। अब एक और कह रहा है, देखो टेम्परेचर एक कंडीशन दे रहा है कि हम ये मानते हैं कि नमी सेम है। आप ये मत मानना कले टेम्परेचर बढ़ने से बरसात आई, वो एरिया नहीं। इसने कहा कि मान लेते हैं मॉइस्चर और बाकी फैक्टर सेम है, और 2 अलग अलग एरिया है, या एक एरिया है उसमें केवल तापक्रम में बढ़ोतरी हुई,
तो क्या होगा बताओ? दोबारा सुनना, क्वेश्चन ये है कि मान लो सारी बाकी दशाएं सेम है, नमी सेम है, बाकी सब सेम है, और फिर तापक्रम बढ़ गया, तो जो ठंडे प्रदेश है ना वो तो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे में तो ठंडे में होने वाले वनस्पति वो तो उगेगी ही नहीं फिर। नहीं समझ भाई? नहीं आई बोलो, किसके आई? पानी वही है, बरसात वही है, केवल नॉर्मली केवल टेम्परेचर बढ़ा, तो जो टेम्परेट रीजन है ना उनकी तो वनस्पति जल जाएगी, उनको तो गर्मी पसंद ही नहीं है, वहां तो ठंडे प्रदेश के पौधे उगे हुए है ना। और क्या हो जाएगा बताओ उनमें? ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। क्यों? ठंडी ठंडी जगह पर ठंडी जलवायु के पौधे हैं, टेम्परेचर वहां बढ़ गया, पौधे सारे जल गए, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाए। अब ये तो होगी ठंडे एरिया की बात, टेम्परेट। सूखे एरिया में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया, साल्ट ऊपर आ गए, बन गई सैलाइन, एल्केलाइन सॉइल बन गई से। नहीं आएंगे। ठंडे प्रदेश में तापमान बढ़ गया, ऑर्गेनिक मैटर कम, पेड़ पौधे जल गए। हमारे वाले एरिया में गर्मी बढ़ गई तो कोई थोड़े बहुत लीचिंग हो रखी थी वापस ऊपर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। और इनके देखो सबके वो हो जाएंगे, कैल्शियम क्या, साल्ट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, आते चारों बनाने। इसका बनाओ इसके साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लवणी सारे सारे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप सेम कंडीशन में बरसात तो कर ही नहीं रहे और गर्मी बढ़ा दी बस, तो नीचे के लवण ऊपर आके मिट्टियां कैसे बढ़ जाएगी? एल्केलाइन। अरे अधिक गर्मी से क्या बढ़ जाता है? नीचे के साल्ट, नीचे के बेस ऊपर आ जाते हैं और वो एल्केलाइन सॉइल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? किसको समझ में आ गया? मम्मी की कसम है, सारी की सारी बातें। अब आओ आर्द्र प्रदेशों में। आर्द्र कौन से? ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन में क्या होगा? लीचिंग ज्यादा, अपक्षालन ज्यादा, कैल्शियम नीचे चला गया, मैग्नीशियम नीचे चला गया, पोटेशियम नीचे चला गया। ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन। मुझे लग रहा है मृदा अम्लीय होगी से। यस, मृदा अम्लीय नहीं होगी? देखो इस अधिक वर्षा से क्या हुआ? जो ह्यूमिड प्रदेश है वहां नमी ज्यादा होती है, इसलिए लीचिंग ज्यादा होती है। कैल्शियम की लीचिंग, देखा कैल्शियम निक्षालित हो गया, एल्यूमिनियम लोहा ऊपर इकट्ठे हो गए, अम्लीय मृदाएं बढ़ जाती है। अधिक वर्षा अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा भी ज्यादा बढ़िया नहीं होती, कम उपजाऊ होती है, इनमें फास्फोरस पोटास तो कम हो जाता है। बताओ क्या क्या कम होता है अम्लीय मृदा में? कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, पोटेशियम कम, सोडियम चाहिए नहीं, वो तो वसीकोना में आता है। और फास्फोरस अम्लीय में भी कम मिलता है, क्षारीय में भी कम मिलता है। ये तो पहले पढ़ा रखे सर। अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस कम, पोटेशियम कम, कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से ये और नुकसान है कि ऑर्गेनिक मैटर है ना जल जाएगा। ये तो सब पढ़ा रखे मैंने पहले। ज्यादा गर्मी से जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, पत्तियां, ह्यूमस, इनका क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन। जैसे आपके यहाँ पे खूब सारी पत्तियां पड़ी हुई है और भयंकर गर्मी हो गई तो सूख जाएगी, तो कहां से ह्यूमस बनेगी उसकी? तो इनसे क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड विघटन तेज होगा, ऑटोमेटिक विघटन में अलग है, डिकम्पोजिशन नहीं है, माइक्रोब्स वाला नहीं है, ऑक्सीडेशन, सूख गया, बेकार हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता। ठंडे प्रदेशों में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलता है, गर्म में कम मिलता है, क्योंकि गर्म में वो जल जाता है। इसको आप जल जाता है भी लिख सकते हो, गर्मी से जल जाता है। क्या मैं पूरा इसको समझाने में कामयाब रहा? कोई है क्या इसके समझ में भी आया? किसके आया, किसके नहीं आया? बहुत ईजी है। इनको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, लेकिन आपको टुकड़ों में कैसे?
कि यहां पर इसकी बात हो रही है। जैसे पहले ऊपर वाले में किसकी बात हुई? बरसात। इसमें किसकी बात हुई? टेम्परेचर। लेकिन फिर वापस नमी की बात चालू की नहीं कि नमी ज्यादा है तो लीचिंग हो गई, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ज्यादा हो गए, मिट्टी अम्लीय हो गई, कम है तो ऊपर आ गए, ये लिखे हुए। अब आ गया बायोस्फीयर। बायो ये तो पेड़ पौधों वाला है, एनिमल्स वाला है, ये भी तो अफेक्ट करते हैं। और अभी तो पढ़ाई था अपन अफेक्ट करते हैं, छेद कर देते हैं, ऑर्गेनिक वो निकालते रहते हैं, CO2 जल कार्बनिक अम्ल बढ़ाते रहते हैं, नहीं करते क्या? देखो सॉइल फॉर्मेशन में प्लांट्स का, एनिमल्स का बड़ा रोल है, इनकी एक्शन रिएक्शन का, एक्शन का, इनके कचरे का, इनके अपशिष्ट का बड़ा रोल है। मिट्टी में छोटे और बड़े पौधे क्या करते हैं बताओ? जीवांश पदार्थ, उसका मात्रा, उसका क्वांटिटी, स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व क्या होता है? बीडी। बीडी जानते हो? ग्राम पर सीसी। डेफिनेट आयतन में मिट्टी का भार, निश्चित डेफिनेट वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉइल। एक सीसी में पानी कितना आता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम। लेकिन मिट्टी कितनी है उसमें? 1.25 से 1.5 ग्राम। 1.25 से पीटी उसकी डबल होती है, पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि आज तो हवा पानी तो निकाल दिया आपने। अब एक एक शुरू करते हैं, एक एक को लेते बेटा। प्लांट क्या करते हैं? पौधे की जड़ें चट्टानों को तोड़ती, खनिजों को भी तोड़ती है। जड़ें जाएगी तो यांत्रिक रूप से उसको तोड़ेगी नहीं क्या? और इसके अलावा कैसे तोड़ती? देखो, एक तो ऐसे तोड़ती है यांत्रिक, एक वो CO2 या अम्ल निकालती रहती है। जड़ें नेचुरली सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना, ब्यूटायरिक एसिड बनाती रहती। CO2 से भी एसिड बन रहा है। जड़ों जब जब जड़ें श्वसन करती है, CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। अम्ल क्या करेगा? चट्टानों को गोल के निकाल देगा उनका अंदर का चीज। ऐसे डायरेक्ट जड़ों से 2 तरह से एसिड बन रहे हैं। एक तो जड़ें डायरेक्टली सिट्रिक, ब्यूटायरिक ये निकालती है, एक CO2 बना के निकालती है। इससे क्या होगा? चट्टानें टूट जाएगी। एसिड क्या करेगा? उनके अंदर के मटेरियल को गोल लेगा। वन वाली जो मिट्टी है ना, वन वाली, जहां वन ज्यादा है वहां पर बहुत ज्यादा होराइजन होते हैं, अच्छे होराइजन होते हैं। वनों में होराइजन अच्छे कैसे? क्योंकि मेटेरियल, ऑर्गेनिक मेटेरियल मिलता रहता, ओ वेल डेवलप। माइक्रोब्स है तो ह्यूमस बनता रहेगा, ए वेल डेवलप। एक की ह्यूमस के लिए लीचिंग हो गई तो वी वेल डेवलप, नहीं क्या? फिर उसके अलावा नमी है, मॉइस्चर है, तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा, सब रहते हैं। तो वन क्षेत्रों की मिट्टी में अच्छे होराइजन होते हैं, बढ़िया, कई सारे। ऊपर वाली सतह लीचिंग होती रहती है। जीवांश पदार्थ घास वाली विकसित मृदाओं की अपेक्षा कम अपघटित होता है। जो घासें होती है ना, घासें, घासें किसे कहते हो? छोटे पौधे, चौलाई, बथुआ, साइनोडोन डेक्टाइलोन, हिरणपुरी, कॉन्वोलस, अर्वेन से, ये जल्दी डिकम्पोज होते हैं। बड़े पेड़ों की पत्तियों की बजाय ये जल्दी होते हैं। तो घासों से विकसित मृदा होगी। देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि जीवांश पदार्थ घास वाली जो मिट्टी है उसकी अपेक्षा कम अपघटित होगा वन वाली जीवांश पदार्थ। वन की मिट्टी ज्यादा डिकम्पोज, टूटेगी, वेदरिंग होगी, या फिर घासों वाली? घासों वाली। छोटी छोटी घासें जल्दी गल जाती है, जल्दी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ को तोड़ता है, एसिड बनाता रहता है, एसिड मिनरल्स को गोलता रहता है, गोलने से वेदरिंग या डिकम्पोजिशन होता रहता है ना। वायुमंडल की नाइट्रोजन, अब ये माइक्रोब्स की बात आ गई क्योंकि आप बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो माइक्रोब तो आएंगे। तो नाइट्रिफिकेशन होता रहता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता रहता है, अमोनिफिकेशन होता रहता है, फॉस्फेट और एपेटाइट टूटते रहते हैं। एपेटाइट से क्या आता है? फॉस्फेट। ये खोदने वाले सारे के सारे संयंत्रों को मिलाते रहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन, होराइजन का आपस में मिल जाना पेडोटर्बेशन कहलाता।
दो बच्चे इसको उठाओ बेटा, गीली हो जाएगी तेरी। पेडो टर्बेसा, उठाओ। केचुआ, चिट्टियां, चूहे, दीमक, ये मिट्टी को खोद के बिल बनाते हैं और सेंसरों को आपस में मिला देते हैं। ये क्या है आपस में मिला देते हैं? पेडो। आज भी तो तोड़ रहा है इनको। रेलगाड़ी लाऊंगा तो पहले रास्ता तो बना, तोड़ूंगा, डूंगर ने तोड़ूंगा मैं, है ना? तो वो भी तो आदमी तोड़ रहे हैं, मिट्टी बनाता है। अब आ गया पेरेंट मेटेरियल। वो चट्टान कैसी है जिससे मिट्टी बनने वाली है, वो रिगोलिथ कैसा है जिससे मिट्टी बनने वाली है। पेरेंट मटेरियल चट्टानों की नेचर, मिट्टी का जो है ना टेक्सचर, कले कितनी आएगी। टेक्सचर क्या होता है कि कले, सैंड, सिल्ट कितने कितने आएंगे, कले कितनी आएगी, उसकी नेचर क्या होगी मिट्टी की, न्यूट्रिएंट कितने होंगे, पोरोसिटी कितनी होगी, कलर कैसा होगा, सब किस पे डिपेंड करते हैं। मारान बाबलिया, जस्या मारान बाबलिया, वैसी बनने वाली मिट्टी का टेक्सचर, वैसी कले उसके अंदर, वैसी नेचर, उतने न्यूट्रिएंट, उतनी पोरोसिटी, उतना ही कलर। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेपर बता दे, जैसे बालू पत्थर है तो बालू ही मिट्टी बनेगी उससे। सैंडस्टोन टूटता है बनती है से, सैंडस्टोन टूटता है बनती है से, बेसाल्ट लाइमस्टोन टूटता है बनती है क्ले, बेसाल्ट लाइमस्टोन टूटता है बनती है क्ले। ग्रेनाइट धीरे धीरे टूटता है। ग्रेनाइट लेस वेदर्ड रॉक है, ग्रेनाइट है तो एसिडिक, इसमें न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं। अब बताओ ग्रेनाइट टूटता भी धीरे और उसमें न्यूट्रिएंट भी कम है तो मिट्टी कैसी बनेगी, बालू टाइप की बनेगी, इसमें न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं। ग्रेनाइट ने बनाई बालू, सैंडस्टोन ने बनाई बालू, सैंडस्टोन ने बनाई बालू, ग्रेनाइट ने बनाई, क्ले किसने बनाई, क्ले, बेसाल्ट और लाइमस्टोन, बेसाल्ट और, तो चूना पत्थर लाइमस्टोन से कैसी बनेगी, क्ले या दोमट बनेगी, उसकी उर्वरता होती है ज्यादा। पेरेंट मटेरियल निष्क्रिय में आता है, रपट में तो आएगा, ये एक्टिव में आएगा, पैसिव है ना, निष्क्रिय कारक है, क्लब एक्टिव, रपट पैसिव। इसलिए एक ही मिट्टी का अलग अलग जगह पे जलवायु की वजह से अलग अलग टाइप मिट्टी बन सकती है। एक ही रॉक है लेकिन मिट्टी अलग अलग बन सकती है जलवायु की इनकी वजह से, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो सोर्स है, ये तो पैसिव है। अरे सोर्स है, जैसे मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे तो जैसा बताया जा रहा वही मान रहा हूं मैं तो इनएक्टिव फैक्टर हूं। मेरे को सर ने कहा कि भैया बरसात होने से लीचिंग हो जाती है, सर ने कहा बरसात होने से एसिडिक सोइल बनती है, बन जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं तो सीखने आया हूं। अरे मुझे पहले पता होता कि ऐसा होता तो मैं आता ही क्यों फिर। तो वैसे ये तो सोर्स है। अब कहीं गर्मी पड़ रही है तो अलग टाइप की मिट्टी बनेगी, कहीं बरसात हो रही है अलग टाइप की बनेगी, जबकि पेरेंट मटेरियल सेम ही है। समझ रहे हो ना? तो ये लिखा देखो साफ साफ, पेरेंट मटेरियल निष्क्रिय है, इसलिए एक ही मृदा का निर्माण अलग अलग जलवायु से, एक ही जो है ना, एक ही पेरेंट मटेरियल से अलग अलग मिट्टी बनेगी। कहीं क्ले बनेगी उससे ही, कहीं उससे, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। किस पे डिपेंड करता है? जैसे हल्के या बालू पत्थर है ना, उससे कैसी मिट्टी बनेगी, भारी पेत्र पदार्थ की बजाय गहरी बनेगी। बालू पत्थर से गहरी मिट्टी बनेगी, और जो भारी टाइप का पेरेंट मटेरियल हैवी, उससे उतली बनेगी। उतली समझ रहे हो ना, थोड़ी बहुत, नीचे तो बनी ही नहीं, अभी पत्थर है ना, ऐसे आएगा। मृदाओं का रंग ये भी पेत्रक पदार्थ पर डिपेंड करता। अब आगे टोपोग्राफी, ढाल है या समतल है, यही टोपोग्राफी है। रिलीफ है, टोपोग्राफी क्या कहलाती है, रिलीफ। एक ही बात है, रपट का आर है, कैसी है ना। देखो पृथ्वी की अनियमित सतह, व्हाट डू मीन अनियमित सतह, ऊबड़ खाबड़, ढाल, ऊंचा नीचा, प्लेट, यही कहलाती है रिलीफ। निष्क्रिय है, पैसिव है। जल और तापमान से ये प्रभावित होता है नहीं,
पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल वाला एरिया है तो पानी तेज बहता है, मिट्टी बढ़िया बढ़ेगी ही नहीं। एक ऐसी पहाड़ी है, अब वहां पर मान लो मिट्टी बन रही है लेकिन वो तो बह गई, बनती फिर बनी फिर बह गई, तो सॉइल प्रोफाइल तो बनी ही नहीं ना। और एक प्लेन सॉइल है, वहां तो मिट्टी बह नहीं सकती, प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी। ये लिखा देखो, पहाड़ा वाली ये ढाल ज्यादा, पहाड़ा वाली ये ढाल ज्यादा, जितनी मिट्टी वो बह जाती है, डेवलपमेंट नहीं, प्रोफाइल। ये लिखा देखो, पहाड़ी एरिया में ढाल वाले एरिया में क्या होता है, पानी तेज बहता है, इसलिए मिट्टी डेवलप ही नहीं होती वहां, क्योंकि जो बनी बह गई, जो बनी बह गई। और कम गहरी होती है क्योंकि जो बनी वो तो बह गई, गहराई कहां से आएगी, वो तो डायरेक्टली चट्टान ही ऐसे कैसे। समतल एरिया में क्या होगा, पानी धीरे धीरे बहता है, अंदर भी रिसता है, परकोलेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए मिट्टी की गहराई होती है ज्यादा। नहीं आ रहे क्या वास्तव में समझ में? इसला करती भूक्षरण को सीधे कंट्रोल करती है, कितना इरोजन हो रहा है सीधा कंट्रोल करिए, जितना है कटाव ज्यादा, मिट्टी कम गहरी, कॉमन सेंस। मिट्टी बड़ी बह गई तो गहराई होगी नहीं, और अगर इकट्ठी हो रही है वहीं की वहीं बह नहीं रही तो बहुत ज्यादा गहरी मिट्टी बन जाएगी, है ना। लेकिन बह गई तो कम गहरी बनेगी, सेलो सॉइल्स होंगी और मृदा का डेवलपमेंट भी कम होगा। समझ पाओगे? अब एक ऐसी मिट्टी के बारे में बताओ जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है, प्रोफाइल आर बहुत नीचे है, प्लांट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? अरे कॉमन सेंस। एक तो थोड़ा नीचे पत्थर आ गया, वो तो कम गहरी है, रॉक्स आ गई, और एक पहले ओ आया, ए आया, बी आया, सी आया, और बहुत गहराई पे आ रहा है। दोनों में से किस मिट्टी पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे? मृदा प्रोफाइल की गहराई ज्यादा, वहां ही होगी वनस्पति ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा, जड़ों को फैलने के लिए जगह भी ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा। अरे लिखा दे, ज्यादा है गहरी सॉइल प्रोफाइल, वहां पे पौधों की वृद्धि ज्यादा, पौधे ज्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, नमी भी ज्यादा। ऑर्गेनिक मैटर तो पानी, गोबरी खाद तो पानी रुकेगा मिट्टी में। इस प्रकार पेड़ पौधे भी ज्यादा, जीवांश पदार्थ का मंद गति से विच्छेदन होता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा। कहां? जहां पर मिट्टी गहरी है। यदि वर्ष में कई क्षेत्र नम वाले क्षेत्र है, वहां पर पीट और मक बढ़ जाते हैं, पीट सॉइल और मक सॉइल। जानते हो पीट? पीट में डफ लीटर ज्यादा, मक में हुमस ज्यादा। हुमस है, नीचे आ रहा लिखा हुआ, देखो ये लिखा रहा कि ज्यादा जहां पे हमेशा ही नमी रहती है, ओ भाई साहब हमेशा छठ, वो इधर छठ बारू पुण्य में बरसात होती रहे, जैसे केरला बहुत बरसात होती है, तो वहां पर मिट्टियों में क्या मिलेगी? मिट्टी कैसी मिलेगी? ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर मिलेगी, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां दुनिया भर की, तो वहां पीट और मक बनेगी। पीट किसे कहते? देखो, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, इसलिए आपको दिख भी जाएगा कि ये पत्ती है, आइडेंटिफाई हो जाएगा ये जड़ है, क्योंकि पूरी तो सड़ी नहीं अभी वो। जबकि मक क्या होगी? पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ, हुमस वाली। इसमें लिख लेना अभी, आंशिक विघटन के ऊपर लिख लेना लीटर या डफ, लीटर या डफ। व्हाट इज मक सॉइल? हुमस वाली सॉइल, हुमस वाली सॉइल मक सॉइल, लीटर डफ वाली पीट सॉइल। आ रही क्या? किसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को कि ये पत्ती है या जड़ है? पीट में। किसमें नहीं पहचान सकते? मक में। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि मक में तो हुमस है, हुमस तो काला पाउडर हो जाती है। हुमस तो ये है, हुमस तो ये रही, पहचान नहीं सकते किससे बनी हुई है। ये हुमस है, बता दो किससे बनी हुई है? ये पेड़ नहीं, ये काले काले, पता ही नहीं, जड़ से बनी है, एक तने से। इसमें मेरे 5-10 एक बाल भी है, दिखेंगे नहीं आपको, बता नहीं सकते आप, है ना। ये रही हुमस। लेकिन अगर लीटर ही हो तो आइडेंटिफाई हो जाएगी।
लिटरी हो तो आइडेंटिफाई हो जाएगी, मतलब पीठ में तो हो जाएगी, मक में नहीं हो। यदि आसपास मिट्टी से निचले स्थानों पे लवण चले गए तो लवणीय बन जाएगी। कौन सा कारक चल रहा है अभी? हाँ? तो अगर कोई ढाल वाली मिट्टी है, ऊपर के लवण बह बह के नीचे आ गए तो लवणीय बन जाएगी, नहीं बनेगी। टाइम आयो है, अपना टाइम आएगा, आ गया, अपना टाइम आ गया ना टाइम। लास्ट फैक्टर आ गया टाइम। निष्क्रिय सक्रिय, एनर्जी देगा या फिर अफेक्ट करेगा, या सोर्स ऑफ एनर्जी है? अफेक्ट करेगा। ये तो ना सोर्स ऑफ एनर्जी है, ना ना सोर्स ऑफ वेदरिंग है, ना एनर्जी देगा। ये तो समय है। टाइम बताओ लो, आ तो टाइम बताओ लो, समय। तो निष्क्रिय होगा सक्रिय होगा? समय आगे बढ़ा और एक दिन पूरी डेवलप प्रोफाइल बन गई। यही तो आ रहा, समय आगे बढ़ा। देखो पूर्ण विकसित मृदा में पूर्ण विकसित मृदा सोइल प्रोफाइल होगी, और वो किसके साथ होगी? समय के साथ, लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाओं से होगी। अविकसित मृदा धीरे धीरे समय के साथ विकसित हो जाएगी। बोला भी ना समझ है, समय के साथ समझ आ जाएगी। अभी अविकसित मृदा है तो समय के साथ विकसित हो जाएगी। वेदरिंग धीरे 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 होगी तो हो जाएगी, एक दिन डेवलप हो जाएगी। डेवलप, अविकसित और विकसित मृदा क्या है? डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड। जिसके होराइजन पूरे नहीं है अनडेवलप है, और जिसके पूरे बन गए वो डेवलप है। सॉइल प्रोफाइल का जो होराइजन का डेवलपमेंट है, टाइम लगता है बनने में भाई साहब। ऐसे कोई सरसों नहीं है कि वो सरसों उगा लो 1 मिनट में, टाइम तो लगता है। ये इसमें लिखा हुआ है, सॉइल प्रोफाइल के होराइजन को डेवलप होने में टाइम लगता है। इसका डेवलपमेंट संयंत्रों का समय के साथ विकास होने के लिए जलवायु भी जरूरी है, पेत्रक पदार्थ भी जरूरी है, बायोस्फीयर भी जरूरी है, स्थलाकृति जरूरी है, लेकिन टाइम भी जरूरी है। इन सबको टाइम चाहिए, है ना। उष्ण और आर्द्र, गर्म और नमी वाला जो एरिया है, वहां जल और जीवांश पदार्थ ज्यादा होता है तो संयंत्रों का विकास जल्दी हो जाता है। तो होता ही, नमी भी है, बरसात, नमी भी है, गर्मी भी है, तो जल्दी बढ़ जाएंगे। वो टाइम कम लगेगा। फिर भी देखो सब कुछ ठीक रहा तो भी 200 साल में पूरी सॉइल प्रोफाइल डेवलप होती है। सॉइल प्रोफाइल का बनना एक दिन का काम नहीं है। क्वेश्चन है बहुत तगड़ा। हालांकि ये कम लग रहा है मेरे को, 200 साल में आप प्रोफाइल डेवलप नहीं कर सकते। 1 इंच मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं, ऐसे इकोलॉजी में आता है लिखा हुआ। फिर भी इन्होंने देर का तो लगा दी फटक। कम अनुकूल परिस्थिति में भी इसको हजारों साल भी लग सकते हैं। कह रहा अगला 100 जरूरी नहीं, हजारों भी लग सकते हैं। समतल मिट्टी, कटाव नहीं होने वाली मिट्टी, ज्यादा बरसात वाली मिट्टी, है ना, वेदर्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये इनकी उपस्थिति में जो ट्रॉपिकल रीजन है, कटिबंध क्या होता है? क्षेत्र, है ना, जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के समय अगर ये बढ़िया है ना, समतल मिट्टी जल्दी डेवलप होगी, मिट्टी कटाव नहीं हो रहा जल्दी डेवलप होगी, अधिक वर्षा वाला एरिया है जल्दी डेवलप होगी, वेदर्ड ऑर्गेनिक मैटर तो जल्दी होगी, है ना। और गर्मी पड़ रही है, इन क्षेत्रों में समय के साथ साथ मृदा का निर्माण जल्दी होगा। दाई बै हो। क्वेश्चन पहले तो ये पढ़ो लाइन बराबर। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी के ऊपर की परत है, वह पेड़ पौधों को पोषण देती। 45% मिनरल है तो गोले के अंदर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25 पानी, 25 चट्टाने 3 टाइम इग्नियस, ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनी चट्टान इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान कहलाती है। आग्नेय टूट टूट के जाके जमा होगी तो सेडिमेंट्री कहलाती। और सेडिमेंट्री और आग्नेय दोनों ताप दाब पानी से बदल गई तो चट्टानों और खनिजों का टूटना, है ना, ये वेदरिंग है।
ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज वेदरिंग। मिट्टी की खड़ी काट काटे उसमें होराइजन दिख जाए तो सॉइल प्रोफाइल। ए और बी दोनों एक साथ मिला के सोलम कहलाते, उधर नहीं आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी को भाई ए बी को सोलम कहते हैं, ए बी को भाई ए बी को मिला के सोलम कहते हैं। एक मिनरल सॉइल है, मिनरल कितना होगा उसके अंदर 45। एक्टिव फैक्टर कौन है? क्लब। क्लब में कौन आ रहा है? कल। ये आ रहा है ना? वेदरिंग कौन सा होता है? सारे होते हैं, सारे होते हैं ना। अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल के अणुओं का जुड़ना, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जल योजन, हाइड्रेशन पानी को। इसका एक बहुत ही इजी रिएक्शन है, जिप्सम CSO4 प्लस 2H2O CSO4 2H2, ये इजी रिएक्शन है। कायांतरित या रूपांतर चट्टान का उदाहरण है मार्बल। मार्बल चूनने से बढ़ता है, चूनना तो अवसादी है सेडिमेंट्री, और ये कायांतरित या मेटामॉर्फिक है। भार के हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? नाइट्रोजन। कैल्साइट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक ऐसी चट्टान है जो एक ही प्रकार की नहीं, हाँ एक ही प्रकार के मिनरल से बनती है, और वो होता है कैल्साइट। भूपटल में ऑक्सीजन और सिलिकॉन कितने परसेंट थे? आया था वो तो 90 आया था सारा मिला के, 90 आया सारा। लेकिन वो 90 नहीं आया क्योंकि उसमें और भी थे, और भी आए थे उसमें, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आए थे। जो बता रखा है वो सही है। इसमें क्या बता रखा है? मिट्टी में कितनी फेज होती है? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इसने कितनी पूछा है तो पहले लिखा जाएगा 3, फिर कोमा लग के ठोस, द्रव, गैस। 3 पहले लिखना। लेकिन मृदा में ठोस पदार्थों का आयतन 50%, 50%। प्रस्थ मृदा कितने सेंटीमीटर होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? 3। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट। एक और था सैंडस्टोन। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, रायोलाइट भी था, रायोलाइट था है ना। चूना पत्थर चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट मात्रा होती है? 40 से 98। करेक्ट है। 40 to 98, 40 से 98। पोर्जोलाइजेशन किस एरिया में होता है? ह्यूमिड एंड कोल्ड, नम व ठंडे प्रदेशों में। ऐसे आएगा उत्तर। ठंडा भी जरूरी है, इसमें ध्यान रखना। नम व ठंडा लिखा होगा उसमें, देखो। निक्सालित ओराइजन किसको कहते हैं? एको। हिंदी में तो ए इंग्लिश ए लिखना क्या है? मृदा विज्ञान का जनक कौन है? वीवी डोकुचे, फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल कंपोनेंट्स ठोस नहीं 4, मिनरल और इनऑर्गेनिक या मिनरल 45%, 4 होते हैं। फिर ऑर्गेनिक या जीवांश पदार्थ 5%, 2 हो गए नहीं। मृदा वायु, मृदा जल। चट्टानों के प्रकार बताए दोगे आप? 3 होते हैं, तीनों के नाम लिखने से। कितने भागों में बांटा गया है बता दोगे आप? निष्क्रिय, सक्रिय, सब लिख दोगे। होशियार हो बचपन से।